हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर एचपी टीजीटी मेडिकल का क्वेश्चन पेपर है सेकंड शिफ्ट में जो कंडक्ट कराया गया था 16 दिसंबर 2025 को। मैं सभी को बता दूं कि 15, 16 और 17 दिसंबर 2025 को जो हमारा राज्य चयन आयोग है उसके द्वारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कराए गए थे, जिसमें टीजीटी मेडिकल के जो ये पेपर है ये थे सारे जो 15 के हैं। 15 के मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। 16 की जो फर्स्ट शिफ्ट है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो सेकंड शिफ्ट का है। इसको जो वीडियो लेक्चर है इसको डिस्कस करने के बाद हम इसकी थर्ड शिफ्ट का डिस्कस करेंगे। फिर 17 की जो 3 शिफ्टें हुई है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इनकी जो ओरिजिनल पीडीएफ है, जो फुल पेपर है, वो ऑलरेडी हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके जो है वहाँ पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ, वहाँ से उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ जो हमारे वीडियो लेक्चर्स है इनकी सबकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे मिल जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है एचपी जीके का। एचपी जीके को मैंने एक साइड लिख रखा है, इंडिया जीके को अलग एक साइड लिख रखा है। अगर हम एवरेज की बात करें कि एचपी जीके कितना आ रहा है, तो एचपी जीके 12 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। इंडिया जीके के भी सेम 12 से 15 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। मोस्ट जो आपको फोकस करना है, जो नॉन मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आर्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो है हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी पे मेन फोकस करना है। जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछ रहा है, रिवर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और हाइड्रो जो प्रोजेक्ट है वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके अलावा जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और जो करंट अफेयर में जो हिमाचल प्रदेश में कुछ एक स्कीम्स है जो हाल ही में इंट्रोड्यूस गई, वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। और जो हमारा एक रिपोर्ट है, ठीक है, जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसकी जो रिपोर्ट है वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिमाचल प्रदेश जीके के, जो कि जो आपका नॉन मेडिकल है उसमें भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये बैलेंस लेके चलेंगे जो ये एजेंसी है। इसके साथ साथ इंडिया जीके के जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके नवंबर 2024 के बाद। नवंबर 2024 के बाद के करंट अफेयर के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार वर्ष 2019-21 के दौरान हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत बहुआयामी रूप से जो है वो गरीब के रूप में पहचाना गया है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जो है कितने परसेंट जो पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश की वो आती है। तो एक होती है गरीबी पॉवर्टी, एक होती है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। एक गरीबी जो नॉर्मल गरीबी है, यानी कि उसमें क्या है, पर्सन के पास आय नहीं है, यानी कि वो पैसों से उसके पास पैसे की कमी है, तो उसको हम गरीबी में काउंट करते हैं। लेकिन मल्टी डायमेंशनल जो गरीबी होती है, मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी होती है, कुछ उसमें कुछ एक जो है पॉइंट्स हैं जिनके बेस पे इसको कंसिडर किया जाता है। कौन कौन से पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें ऑप्शन से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी थी वो कितनी थी? दैट इज 4.93। अब ये मल्टी पॉवर्टी डायमेंशनल जो आपकी पॉवर्टी है, मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है, यानी कि बहुआयामी जो गरीबी है वो होती क्या है? इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर देखे जाते हैं। एक तो आप गरीब हो पैसे से, इसके साथ साथ आपकी हेल्थ कैसी है। हेल्थ भी अगर खराब है तो भी इसके अंदर कंसिडर किया जाता है। एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट आता है दैट इज एजुकेशन। इसमें एजुकेशन को भी कंसिडर किया जाता है। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी इसके अंतर्गत रखा जाता है, यानी कि 6 साल तक उसने स्कूल में पढ़ाई नहीं करी है, स्कूल में गया वो सिर्फ और 5 साल तक ही गया, उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी, तो भी वो इसी के अंतर्गत आता है। मिनिमम 6 साल तक तो स्कूल गया हुआ होना चाहिए वो बंदा, तो जो है उसको इस गरीबी से निकाला जाता है। इसके अलावा घर में गैस चूल्हा है नहीं है, शौचालय है, ठीक है, लाइट है उनके घर में, सड़क, पानी, ठीक है, पानी साफ है नहीं है, तो ये सब जो है मल्टी डायमेंशनल गरीबी के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं, इस पॉवर्टी के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन है दैट इज 4.93। अब यहाँ से क्वेश्चन आया है कि हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या, हो सकता है आपसे एग्जामिनर डायरेक्टली पूछ ले कि हिमाचल प्रदेश की जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? दैट इज 68 64 62, 68,64,602। कैसे याद करोगे? 68 याद किया, उसमें से 4 लेस करोगे 64, 64 में से 4 लेस करोगे 60, लास्ट में 2। इस तरीके से आप इसको याद कर लोगे। ये है 2011 की। अभी जो हमारी 2025 की एस्टिमेटेड है, 2025 की अगर डायरेक्टली पूछ लाए कि जो 2025 की जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश की वो कितनी है? दैट इज 75 लाख, ठीक है, 75.55 लाख, 75.55 लाख जो है हिमाचल प्रदेश की अभी एस्टिमेटेड है। एस्टिमेटेड क्यों कह रहा हूँ मैं? ये जो आंकड़े हैं जो भारत सरकार का स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा जारी किए गए हैं, आधार बेस्ड है कि हिमाचल प्रदेश में कितने आधार बने हैं और भी जो स्कीम्स है उसमें कितने इंट्रोड्यूस हुए हैं, वहाँ से आंकड़े लिखे गए हैं। क्योंकि 2011 में जो है प्रॉपर जनगणना हुई थी, उसके बाद जो है जनगणना नहीं हुई है, तो 2011 की जनगणना इतनी है हमारी पॉपुलेशन 68,64,602।
लेकिन अभी सिर्फ एस्टिमेट लगाया गया है क्योंकि प्रॉपर जनगणना नहीं हुई है। तो हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि हिमाचल प्रदेश की जो एस्टिमेटेड जो है पॉपुलेशन है वो कितनी है एज पर 2025। तो ये है आपकी 75 लाख। ठीक है, 75 लाख हमारी जो है क्या है जनसंख्या है हिमाचल प्रदेश की 2025 में। नेक्स्ट देखिए, अंडर मनरेगा इन हिमाचल प्रदेश हाउ मेनी डेज ग्रांटेड बेस इज प्रोवाइडेड बाय लॉ। हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के आधार पे जो है कितने दिन के लिए मिनिमम जो एम्प्लॉयमेंट है वो दी जाती थी। 100 डे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी मनरेगा भी चेंज होगी, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। मनरेगा का जो नाम है दैट इज वीबी राम जी। मनरेगा का जो नया नाम रखा गया है वो है वीबी राम जी। कब आया था मनरेगा? मनरेगा जो है आपका 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ था। कब हुआ था? 2005 में जो है मनरेगा है वो आया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, मनरेगा जो है कब आया, इसको किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया? इसको रिप्लेस कर दिया गया वीबी राम जी स्कीम द्वारा। और इसमें कितने दिनों का रोजगार देने की गारंटी की गई है? 125 दिन। इसमें कितने दिन का रोजगार दिया जाएगा? मिनिमम 125 दिन का जो है इसमें रोजगार प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी रेलवे संकरी रेल लाइन किन दो स्टेशनों को जोड़ती है? तो ये नैरो गेज है। नैरो गेज है यानी कि पटरी आपने देखी होगी रेलवे की, एक पटरी बिल्कुल छोटी होती है, उसकी चौड़ाई जो है बिल्कुल छोटी होती है, उसको हम बोलते हैं नैरो गेज, दैट इज नैरो गेज। और एक जो पटरी होती है वो काफ़ी चौड़ी होती है, उसको हम बोलते हैं ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज अक्सर आपको देखने को मिलेगी 5 फीट के आसपास इसकी जो चौड़ाई है। और जो नैरो गेज है वो है 2.6 फीट। इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 2.6 फीट है। तो जो कांगड़ा वैली की हमारी रेलवे लाइन है नैरो गेज है, वो कौन से स्टेशनों को जोड़ती है? ये जोड़ती है पठानकोट से लेकर जोगिंदर नगर मंडी के। जोगिंदर नगर कहाँ पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? मंडी। और पठानकोट है आपका पंजाब के अंदर। इनको जोड़ती है। और इसके साथ साथ आपको याद करना है इसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज 164 किलोमीटर। कितनी है? 164 किलोमीटर लंबी है ये। लेकिन यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि भारत की सबसे लंबी नैरो गेज जो रेल लाइन है वो कौन सी है? तो दैट इज कांगड़ा रेलवे लाइन। कांगड़ा जो रेलवे लाइन है वो भारत की भी सबसे लंबी नैरो गेज लाइन है और हिमाचल प्रदेश की भी सबसे लंबी नैरो गेज लाइन है, यानी कि सबसे छोटी जिसकी पटरी चौड़ी है, सबसे कम चौड़ी होती है जिसकी पटरी, वो वाली रेलवे लाइन। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में और कौन कौन सी रेलवे लाइन है? हिमाचल प्रदेश की जो मुख्य रेल लाइन्स है दैट इज 3। कितनी है? 3 है। एक तो आपकी ऊना के अंतर्गत है, और जो इसके अलावा बची आपकी कांगड़ा घाटी रेलवे लाइन। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड की गई है वो है कालका शिमला रेलवे लाइन। कौन सी है? कालका शिमला रेलवे लाइन। कालका जो प्लेस है ये हरियाणा के अंतर्गत पड़ता है आपका, कालका शिमला रेलवे लाइन। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष ऐड किया गया था? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो कालका शिमला रेलवे लाइन को किस समय जो है, कौन से ईयर में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। 4 शिफ्टें अब तक मैं आपको करा चुका हूँ। 15 दिसंबर की 3 शिफ्टें हमने डिस्कस की हैं, 16 की फर्स्ट शिफ्ट डिस्कस कर लिया, अभी हम सेकंड शिफ्ट डिस्कस कर रहे होंगे। आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि जो हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे है वहाँ से जो ये एजेंसी है, इसकी जो एजेंसी है दैट इज़ HCL। ठीक है, HPRCA की जो एजेंसी है इसका नाम है HCL। इसने पहले भी एग्जाम कंडक्ट कराया है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा किस तरीके का मैथ वगैरह ये पूछती है एजेंसी। ये एजेंसी क्या कर रही है कि इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन एक तो डेफिनेटली पूछ रही है। तो इकोनॉमिक सर्वे को या तो आप यूट्यूब पे अदर जो आपके क्रिएटर हैं वहाँ के वीडियो देख लीजिए, या फिर आप खुद से इकोनॉमिक सर्वे को जो है एक बार डाउनलोड करके उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है 2024-25 के अनुसार 23-24 में राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें प्राथमिक सेक्टर का कितना योगदान था? कल क्या पूछा गया था? कल पूछा गया था टर्सरी सेक्टर का, जो तृतीयक सेक्टर है उसका कितना योगदान है हिमाचल प्रदेश की जो GDP है, दैट इज GSDP। क्या है इसका? ये कौन सी है? GSDP। तो अगर हम इस पर बात करें GSDP में, अगर हिमाचल प्रदेश में जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? प्राइमरी सेक्टर में आता है एग्रीकल्चर। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो हिमाचल प्रदेश का एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है अर्थव्यवस्था में दैट इज 14.74%। कितना है? 14.74%। इसके अलावा हमने कल सेकंड जो सेक्टर है उसके बारे में भी डिस्कस किया था। सेकंड सेक्टर में क्या आता है? उसमें आते हैं उद्योग, जो हमारी इंडस्ट्रीज है वो सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आती है, और टर्सरी में आती है सर्विसेज। नेक्स्ट देखिएगा, स्वतंत्र भारत में हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त के रूप में किस तिथि को अस्तित्व में आया था? तो जो इंडिपेंडेंट इंडिया था, जब भारत आज़ाद हुआ था, तो हमारा हिमाचल प्रदेश जो बना था कब हुआ, उसका गठन हुआ था और किस वक्त जो है वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस के अंतर्गत आया था? तो यह आया था 15 अप्रैल। ठीक है, जुलाई नहीं होगा यहाँ पे, अप्रैल होगा। 15 अप्रैल 1948 हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ?
15 अप्रैल 1948। जब हिमाचल प्रदेश बना था 15 अप्रैल 1948 को, किसके अंतर्गत आया था? ये आया था चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा, हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन थे? तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो फर्स्ट सीजीपी थे हमारे, वहाँ पे NC मेहता। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, हिमाचल प्रदेश के पहले जो है चीफ कमिश्नर कौन थे? दैट इज NC मेहता। ये थे हिमाचल प्रदेश के। इसके अलावा हमने क्रोनोलॉजी समझी थी हिमाचल प्रदेश की। क्रोनोलॉजी किस तरीके से थी हिमाचल प्रदेश की? हिमाचल प्रदेश का जो गठन है वो कब हुआ? 15 अप्रैल 1948। इसलिए हम हिमाचल प्रदेश को 15 अप्रैल को क्या मनाते हैं? हिमाचल डे। इस दिन क्या मनाया जाता है? हिमाचल डे। हिमाचल डे हम कब मनाते हैं? 15 अप्रैल को। इसके अलावा क्या हुआ? 1950 तक ये सेम रहा, यूनिट क्या कहते हैं, प्रोविंस के अंतर्गत रहा। 26 जनवरी 1950 को जैसे ही संविधान लागू हुआ, उसके बाद इसको सी स्टेट बना दिया गया। तो 1951 में, ठीक है, थोड़े और बीच में जो है टाइम लगा, 1951 में हिमाचल प्रदेश क्या बना? सी स्टेट का राज्य, ग श्रेणी का राज्य। उसके बाद ये सी स्टेट का राज्य रहा 1956 तक। 1956 में क्या बना दिया गया इसको? यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश रहा 56 से लेकर 71 तक केंद्र शासित प्रदेश रहा, और 1971 में जाके हिमाचल प्रदेश क्या बना? फुल स्टेट। फुल स्टेट कौन से नंबर का फुल स्टेट बना? 18वें नंबर का। 18वें नंबर का राज्य बना हिमाचल प्रदेश। कब बना? 25 जनवरी 1971। 25 जनवरी 1971 को। इसलिए 25 जनवरी को हम मनाते हैं फुल स्टेटहुड डे। क्या मनाया जाता है इस दिन? फुल स्टेटहुड डे। लेकिन 15 अप्रैल को हम मनाते हैं हिमाचल दिवस। ये है हिमाचल की क्रोनोलॉजी। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो लेक्चर। नए हैं आप, हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सारा कंटेंट मिलेगा और जेन्युइन कंटेंट मिलेगा। हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 1977 मुख्यतः किससे संबंधित है? इस अधिनियम के बारे में भी एग्जामिनर हाथ धो के पीछे पड़ गया है। इस जो ये अधिनियम है, इसके बारे में भी एग्जामिनर पूछ रहा है। कब आया था? 1977 में आया था। किससे जुड़ा हुआ है? भूमि से जुड़ा हुआ है। तो हो सकता है पटवारी के एग्जाम में भी पूछा जाए, क्योंकि पटवारी का एग्जाम भी सेम एजेंसी लेगी और इस अधिनियम से हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इसको लिख लीजिएगा, भूमि उपयोग और योजना, जो आपकी जमीन है उससे रिलेटेड है, ठीक है। इसकी जो कंसोलिडेशन है वो किस तरीके से करनी है, लैंड कंसोलिडेशन से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में कौन सी हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक पहाड़ी मंदिर छत शैली नहीं है? जो मंदिर होते हैं हिमाचल प्रदेश के, उसके जो छत होते हैं उनकी एक शैली होती है, उनको बनाने का एक तरीका होता है। तो उसमें 2-3 तरीके होते हैं हिमाचल प्रदेश में, जैसे पिरामिड हो गया, पैगोडा शैली हो गया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। जो हमारा पहले का जो चयन आयोग था वहाँ से वो बहुत क्वेश्चन इससे पूछता था। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कौन सी एक शैली नहीं है, तो दैट इज द्रविड़ शैली। जो द्रविड़ सिस्टम है ये कहाँ पे है? ये है साउथ इंडिया के। जो साउथ इंडिया के अक्सर मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, जो दक्षिण भारत है वहाँ के जो मंदिर है वो इस शैली के अंतर्गत बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। सामान्यतः हिमाचल प्रदेश की जो जलवायु है कितनी ऋतुओं में मानी जाती है? हिमाचल प्रदेश की अगर हम जलवायु की बात करें तो ये 3 जो है उसमें डिवाइड की गई है, समर, रेनी और साथ में है आपका यहाँ पे विंटर। समर, रेनी और विंटर, यानी कि हिमाचल प्रदेश की जो जलवायु है या तो यहाँ पे गर्मी होगी या फिर बारिश होगी या फिर सर्दी होगी। ये जो ऋतुएं हैं ये जियोलॉजिकल चेंज की गई है, ठीक है, जियोग्राफी के हिसाब से जो है बांटी गई है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से बात करें या कृषि के हिसाब से बात करें तो 4 ऋतुएं काउंट की जाती है। जो चौथी ऋतु है उसको हम वसंत ऋतु के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जो जियोग्राफी के आधार पे है वो 3 ऋतुएं हैं हिमाचल प्रदेश में। समर की बात करें कब से कब तक रहती है, तो ये आपकी अप्रैल से शुरू हो जाती है समर और चलती है आपकी जून तक, ठीक है। अप्रैल से शुरू हो जाएगी, मई जून तक चलेगी। उसके बाद रेन की बात करें, जो बरसाती सीजन है वो हिमाचल में कब शुरू होता है? जुलाई से शुरू होता है और ये चलता है आपका अक्टूबर एंड तक। और जो विंटर है ये शुरू हो जाती है नवंबर से लेके फरवरी तक। ये कब से शुरू हो जाती है? नवंबर से लेके फरवरी, ठीक है। ये आपकी 3 ऋतुएं हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में जियोग्राफिकली कंसीडर की जाती है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बात करें तो 4 ऋतुएं जो है कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रूप सिंह खान, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ये मेरी गलती से मिसप्रिंट हुआ है। जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो है कि कौन सी जो रेजिमेंट है, भारत की कौन सी रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की, जिसने खान क्विस्ट करके जो एक अभ्यास था, युद्ध अभ्यास, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन जो ओरिजिनल पेपर है उसमें ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरी गलती से थोड़ा सा जो है गलत हुआ है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। कि कौन सी रेजिमेंट ने एक अभ्यास किया है जिसका नाम है खान क्विस्ट। कौन सा अभियान है? खान क्विस्ट अभियान है। ये भारत की कौन सी रेजिमेंट द्वारा किया गया है? ये कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पूछ लिया जाए कि कहाँ पे हुआ, कहाँ पे हुआ, तो दैट इज मंगोलिया। कहाँ पे हुआ ये मंगोलिया के अंतर्गत आपका जो है युद्धाभ्यास हुआ। नेक्स्ट देखिए, शहरी नगरपालिका चुनाव के लिए बिहार द्वारा हाल ही में अपनाई गई मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली का नाम क्या है?
तो बिहार अभी जो है फर्स्ट स्टेट बन गया है इंडिया का जिसने ई वोटिंग का सिस्टम जो है लागू किया है। ई वोटिंग के लिए जो है मोबाइल ऐप यूज़ किया है कहाँ पे, जो इनके राज्य के जो नगर पालिका है उसके चुनाव में। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन अगर थोड़ा सा एग्जामिनर ट्विस्ट करके देगा कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने नगर पालिका चुनाव में मोबाइल वोटिंग का शुरू किया है, तो दैट इज़ बिहार। यहाँ पे मोबाइल ऐप जो उन्होंने लॉन्च की है उसका नाम पूछा गया है किस ऐप के तहत ये वोटिंग हुई थी, तो दिट इज ESEC बिहार। ठीक है, ESEC BHR स्टेट इलेक्शन कमीशन बिहार। यहाँ पे जो है क्वेश्चन बहुत बनेंगे आपके एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है और रिकॉल करने हैं आपको। कल हमने डिस्कस किया था और एग्जामिनर ने पूछा था, उसमें था 73 अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट। 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 कब, 1992 का, किससे रिलेटेड है? तो जो 74वां संविधान संशोधन है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, नगर पालिकाओं से रिलेटेड। और जो 73वां संविधान संशोधन है वो किससे रिलेटेड है, पंचायतों से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है, पंचायतों से रिलेटेड। ये क्वेश्चन आपको रिकॉल करने हैं। अगर आप क्वेश्चनों को इस तरीके से जो है इंटरलिंक करके याद करोगे तो आपको जो है वो भूलेंगे नहीं। अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन जो है रटने पे ध्यान दोगे तो जो है वो भूल जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी चरण का प्रमुख योगदान रहा था? जो उदारवादी चरण है इसी को नर्मदल चरण भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, नर्मदल का चरण। जो नर्मदल काल था इनका, नर्मदल का दो काल थे, एक तो क्रांतिकारी थे और एक नर्मदल था, गर्म दल और नर्मदल। तो इनका जो एक मुख्य जो उद्देश्य था या फिर इनकी जो प्रमुख योगदान रहा है वो राजनीतिक जागरूकता में और राष्ट्रीय एकता के निर्माण में रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ये काल कब से कब तक रहा, 1885 से लेके 1885 से लेके 1905 तक। कब से, 1885 से लेके 1905। 1885 से ही आपको एक और चीज़ याद करनी है कि 1885 में ही जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, कांग्रेस का जो है उसका निर्माण हुआ था। उसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, वो ए ओ हयूम द्वारा जो है इंडियन राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी, हो सकता है पूछ लिया जाए, दैट इज इन बॉम्बे। कहाँ पे, बॉम्बे। इसको मुंबई के नाम से अब हम जानते हैं, बॉम्बे, पहले इसको बॉम्बे बोलते थे, अब मुंबई बोलते हैं। तो ए ओ हयूम द्वारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना की गई। कांग्रेस की स्थापना कब की गई, 1885 में की गई। और कहाँ पे की गई, तो बॉम्बे में की गई। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बाकी अगर हम यहाँ पे 3 ऑप्शनों की बात करें ना, ये क्रांतिकारी गतिविधियां, ये सब गर्म दल के हिस्से थे। महान संगीतकार जाकिर हुसैन किस भारतीय वाद्य यंत्र में जो है महारत हासिल की थी? ये अभी जो है दिसंबर 2024 में जो है इनका देहांत हो गया था। तो करंट अफेयर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि करंट अफेयर नवंबर 2024 के बाद के पूछ रहा है आपसे एग्जाम में। तो हो सकता है जो आपके अभी एग्जाम आ रहे हैं TGT नॉन मेडिकल का, उसमें जनवरी से पूछे, जनवरी के बाद। तो जनवरी के बाद के जो करंट अफेयर है वो आपको याद करके जाने हैं। और ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं वहाँ पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, 1 लाइनर, क्योंकि अभी 2-4 दिन ही बचे हैं एग्जाम में। वहाँ से आप देख सकते हैं। तो संगीतकार का नाम क्या था, जाकिर हुसैन। क्या बजाते थे, तबला। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ गया। अब इससे क्वेश्चन क्या आएगा कि इनको किस वक्त, इन्हों को तीनों पद्म अवार्ड है, ठीक है, जो आपके तीनों पद्म अवार्ड है वो उनको मिले हैं। अभी जो हाल ही में दिया गया है इनको 2023 में दिया गया था पद्म विभूषण। कौन सा अवार्ड, पद्म विभूषण। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि जाकिर हुसैन को किस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया, तो दैट इज इन 2023। नेक्स्ट देखिएगा, अनुच्छेद 29 के अनुसार राज्य के किसके हितों की रक्षा करेगा? जो राज्य है वो किसको प्रोटेक्ट करेगा अकॉर्डिंग 29 के अकॉर्डिंग? तो ये करेगा जो अल्पसंख्यक हैं, हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, उनकी संस्कृति को, उनके शैक्षिक अधिकारों को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो अल्पसंख्यक है उनकी भाषा है, जो उनका कल्चर है, उनके जो शिक्षण संस्थान है, इनको प्रोटेक्ट करता है कौन सा, आर्टिकल 29, जो कि क्या है हमारे किसके अंतर्गत आता है, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत। फंडामेंटल राइट कहाँ से शुरू होते हैं, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जो है हमारे फंडामेंटल राइट चलते हैं, मौलिक अधिकार चलते हैं। भारत जापान आर्थिक सुरक्षा संवाद 2024 कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये जो संवाद है ये टोक्यो में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान। टोक्यो क्या है, कैपिटल है जापान की। जापान की राजधानी कहाँ पे है, टोक्यो। यहाँ की करेंसी पूछता है हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में एग्जामिनर, दैट इज येन। इसकी करेंसी क्या है, येन। अच्छा, हिरोशिमा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी कहाँ पे है, जापान के अंदर ही अंतर्गत ही है। यहाँ पे एक जो है बॉम्ब गिरा था, एटम बॉम्ब, कब, 1945 में। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है हिरोशिमा पर जो है कब जो है एटम बॉम्ब गिरा था, तो 1945 में जो है हिरोशिमा में बॉम्ब गिरा था।
नेक्स्ट है कौन सी नीति सभी के लिए समावेशी एवं समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर देती है। तो जो हमारी एजुकेशन पॉलिसीज है या फिर एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी कमेटीज़ है, ठीक है, सॉरी कमेटी है, उनसे एग्जामिनर अक्सर जो है एक क्वेश्चन पूछता है। जो अभी का ट्रेंड देखा गया है उसमें एक क्वेश्चन जो है एग्जामिनर ने यहाँ से जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है या फिर आपकी 2020 की पॉलिसी है, जो आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 का, या फिर जो आपका 82 अमेंडमेंट एक्ट है 2002 का, वहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर बार बार पूछ रहा है। और जो हमारा आर्टिकल 21A है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार। तो इसको जो है एक बार आपने याद करना है, दैट इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसका जो मेन मोटिव है उसका है इक्वलिटी के लिए, हाँ, और इक्वेशन फॉर एजुकेशन फॉर ऑल। तो यहाँ से अगर हम बात करें 82वां संविधान संशोधन कब आया गया, तो 2002 में हुआ था ये। इसके तहत जो हमारे 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए कंपलसरी एजुकेशन कर दी गई है। और इसी को जो है और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था कब, 2009। नेक्स्ट देखिएगा, पोलावरम बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनी हुई है। जो पोलावरम मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये गोदावरी नदी के ऊपर जो है बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है, इट्स इन आंध्र प्रदेश। कहाँ पे है ये, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। नेक्स्ट देखिएगा, राज्य सरकार की सभी कार्यकारी इकाइयों का जो है किसके नाम पर व्यक्त की जाती है। जो भी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट काम करती है उसके ऊपर एक नाम होता है, वो होता है राज्यपाल का। ऑप्शन नंबर डी। जब भी गवर्नमेंट कुछ भी चीज़ जो है इंट्रोड्यूस करती है, कोई भी लॉ लेके आती है, तो वो राज्यपाल के नाम से होता है। तो राज्यपाल के बारे में हम कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कितने समय के लिए, तो 5 साल के लिए की जाती है, लेकिन उसके बीच में कभी भी राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार इनको हटा सकता है। और नेक्स्ट है कि इनके लिए आपका जो है राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप मिनिमम 35 साल के हैं तो आप इसके लिए जो है आप जो है राज्यपाल बन सकते हैं, उसके लिए खड़ सकते हैं। इसके अलावा जो है पूछते हैं विधानसभा में जो बिल पारित होते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट ने कुछ बिल पास किया, तो वो बिल जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करेंगे तब तक वो एक्ट नहीं बनता। विधानसभा में कोई भी चीज़, नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है वो एज अ बिल इंट्रोड्यूस होती है। जैसे ही वो इंट्रोड्यूस होगी उसके बाद जब उस पर राज्यपाल जो है साइन करेंगे, राज्यपाल उस पर साइन करेंगे तो जाके वो एक्ट का रूप लेती है। ठीक है, तो एक्ट और बिल में ये डिफरेंस होता है कि जब तक उस पर राज्यपाल के साइन नहीं हुए हैं वो बिल है, और जब उस पर राज्यपाल के साइन हो गए, वो प्रभावी होगी, तो वो एक्ट बन गए। और इसके बाद एक हिमाचल प्रदेश का ई गैजेट है, ई गैजेट, ठीक है, गैजेट ऑफ हिमाचल प्रदेश है, उसमें जो चीज़ें पब्लिश हो जाती है तो वो कानून बन जाती है। तो यहाँ से हमने ये चीज़ें डिस्कस की। और इसके साथ साथ एक और चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती है कहाँ की, राज्य की। जैसे हिमाचल प्रदेश में अभी हमारे जो राज्यपाल है वो कौन है, श्री शिव प्रताप शुक्ल जी। तो जितनी भी हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटीज़ है, वो प्राइवेट हो सरकारी हो, उनका जो हेड होगा यानी कि उनका जो चांसलर होगा वो कौन होगा, उनके जो चांसलर होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। राज्य के राज्यपाल जो है वो क्या होते हैं, चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, जो भी स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ होती है। तो आपने देखा होगा जब भी कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है वो डिग्री देती है तो राज्यपाल को बुलाया जाता है डिग्री देने के लिए। क्यों, क्योंकि वो चांसलर है सभी यूनिवर्सिटीज़ के हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, यानी कि हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल है वो हिमाचल प्रदेश में, जो आपके हरियाणा के हैं वो हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर होंगे। तो इस तरीके से ये चलता है। अभी हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल है उनका नाम क्या है, ये लिख लीजिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए, शिव प्रताप शुक्ल। शिव प्रताप शुक्ल जो है वो क्या है, हिमाचल प्रदेश के अभी करंट टाइम में जो है राज्यपाल है। नेक्स्ट देखिएगा, पंचायतों को कर लगाने, वसूलने और विनियोजन करने का अधिकार किस की प्राप्त है। तो पंचायतों में जो टैक्स वगैरह है वो लगाया जा सकता है राज्य विधानमंडल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा की गति का सही वर्णन करता है। अगर हम चंद्रमा की गति के बारे में यहाँ पे बात करें तो चंद्रमा की जो गति है दैट इज सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड एंड चेंजिंग वेलोसिटी। सर्कुलर पाथ में है और यूनिफॉर्म स्पीड है और वेलोसिटी जो है चेंज करता है। नेक्स्ट देखिए, 19वीं शताब्दी में कारखानों और परिवहन के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा बन गया था। 19वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, जो मोस्ट यहाँ पे बना था, ठीक है, जो यूज़ की जाती है चीज़ दैट इज वो क्या है, वो है भाप शक्ति। ठीक है, भाप का इसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कोयले का भी मोस्टली यूज़ होता है, लेकिन भाप का जो है वो ज़्यादा यूज़ होता था। तो ये थे क्वेश्चन जो कि HPTGT एग्ज़ाम में पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में। इसके अलावा आज ही मैं जो आपको इसकी जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ वो कंडक्ट हुआ था।
उसकी वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा जो 17 तारीख को आपके एग्ज़ाम हुए थे सीबीटी, वो प्रोवाइड करा दूंगा। अभी हमने जितने भी जीके हैं, एचपी जीके हैं, ये डिस्कस कर लिया है, इंडिया जीके डिस्कस कर लिया है, करंट अफेयर डिस्कस कर लिया है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंगल वीडियो को प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि जीके की सिंगल वीडियो मेरे को इन डेप्थ में पढ़ाना होता है, तो वो वीडियो जो है काफ़ी लंबी बन जाएगी और इतना मेरे पास समय नहीं होता। तो जो है अभी क्या मैं करूँगा कि जो इसमें हिंदी पूछी गई है प्लस आपकी यहाँ पे इंग्लिश पूछी गई है, 9 के 9 शिफ्टों का, उनका सिंगल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश कम है और इसको ज़्यादा टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली जो पेपर में पूछा गया है वही मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और इसके अलावा जो रीजनिंग पूछी गई है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और जो टॉपिक वाइज है, टॉपिक वाइज केमिस्ट्री मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है, केमिस्ट्री के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इन एग्जाम में। इसके बाद जो आपकी सीडीपी वगैरह बचती है वो जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव अ गुड डे।